नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक कहानी है। कहानी? हाँ, कहानी। ये कहानी है नोखा शहर की। थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक शहर जो जो प्यासा है। और हमारे पास जो ये सरकारी रिपोर्ट है, जी ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। बिल्कुल। ये उस कहानी का अगला अध्याय है। कह सकते हैं नोखा के भविष्य का एक नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे को आज खोलते हैं और साथ मिलकर पढ़ते हैं। जरूर। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं। नोखा की आज की हकीकत क्या है? इस रिपोर्ट में जो मैंने पहली चीज पढ़ी वो ये थी कि वहां लोगों को हर दिन औसतन सिर्फ 60 से 80 लीटर पानी मिलता है। हाँ, और 60 से 80 लीटर सुनने में शायद उतना कम ना लगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि जो राष्ट्रीय मानक है, मतलब एक व्यक्ति को कम से कम 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। ओह, मतलब लगभग आधा। लगभग आधा। ओह, तो जहाँ एक सामान्य भारतीय परिवार को मान लीजिए 2 बाल्टी पानी मिलता है, नोखा में एक परिवार को एक ही बाल्टी में सब कुछ करना पड़ रहा है। और ये पानी भी आता कहाँ से? पूरी तरह से भूजल पर निर्भरता है ना? पूरी तरह से 36 ट्यूबवेल हैं जो लगातार जमीन से पानी खींच रहे हैं। अब आप सोचिए, रेगिस्तानी इलाके में जमीन से इतना पानी निकालना, ये तो वैसा ही है जैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट से बस पैसे निकालते जाएं और उसमें कुछ जमा ना करें। एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। बिल्कुल। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, बल्कि दुखद मोड़ है, लीकेज का। रिपोर्ट कहती है कि जो पुराने पाइप हैं, एसी और पीवीसी पाइप्स, वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनसे 20 से 40% तक पानी लीक हो जाता है। 40%? मतलब जो एक बाल्टी पानी बड़ी मुश्किल से मिला, उसमें से भी लगभग आधी बाल्टी तो घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में बह गई। सोचिए जरा। ये तो पानी की तरफ की कहानी हुई, लेकिन एक दूसरी समस्या भी है जो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है, सीवरेज की। हाँ, बहुत गंभीर। कागजों पर तो शहर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 2011-12 में बना था। लेकिन वो अब काम ही नहीं कर रहा है, ठप पड़ा है। नतीजा ये है कि पूरे शहर का गंदा पानी, मतलब अनुपचारित सीवेज, वो सीधे आसपास के तालाबों में जाकर जमा हो रहा है, बिना किसी ट्रीटमेंट के। बिना किसी ट्रीटमेंट के। और ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो एक तरफ पानी की किल्लत, लीक होते पाइप्स, और दूसरी तरफ एक बेकार पड़ा एसटीपी और गंदे तालाब। साफ है कि यहाँ छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जो योजना बनाई गई है वो जमीनी स्तर से पूरी व्यवस्था को बदलने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कदम क्या है? सबसे बड़ी और मैं कहूँगी सबसे साहसिक बात है पानी का सोर्स ही बदल देना। अच्छा। ये लोग अब भूजल पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो पानी आएगा कहाँ से? सतही जल से, मतलब नहर के पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी आएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP से, वही विशाल नहर जो हिमालय का पानी रेगिस्तान तक लाती है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन नहर का पानी शहर के हर घर तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। बहुत बड़ा। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। योजना के तहत 3 नए बड़े वाटर टैंक बनेंगे, जिन्हें CWRs कहते हैं। 5 नए पंप हाउस लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या? लगभग 296 किलोमीटर लंबा पानी का नया पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। एक मिनट, क्या कहा आपने? 296 किलोमीटर्स? हाँ, 296 किलोमीटर्स। ये तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक की दूरी हो गई लगभग। तो क्या इसका मतलब यह है कि शहर की हर गली, हर मोहल्ले में खुदाई होगी? लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, असर तो पड़ेगा। ये एक बड़ी सर्जरी की तरह है, जिसमें कुछ समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद सेहत हमेशा के लिए सुधर जाती है। ये 296 किलोमीटर्स का नेटवर्क ही ये पक्का करेगा कि शहर के हर कोने में पानी पहुंचे और सही दबाव के साथ पहुंचे, रास्ता से छूटे नहीं। ठीक है, ये तो हुई पानी की बात। लेकिन उस दूसरी बड़ी समस्या का क्या, यानी सीवरेज? सीवरेज के लिए भी उतनी ही बड़ी योजना है। एक नहीं बल्कि 2 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP बनाए जाएंगे। 2? हाँ, 2। एक की क्षमता होगी 5 मिलियन लीटर प्रतिदिन और दूसरे की 7 मिलियन लीटर। और ये कोई साधारण प्लांट नहीं होंगे, ये एक खास और स्मार्ट तकनीक पर चलेंगे जिसे SBR कहते हैं। SBR? हाँ, ये क्या चीज है? क्या ये पहले वाले प्लांट से बेहतर है जो काम ही नहीं कर रहा? बहुत बेहतर। SBR यानी सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। इसे आप एक बहुत ही एडवांस्ड वॉशिंग मशीन की तरह समझ सकती हैं। वॉशिंग मशीन?
हाँ, जैसे एक अच्छी मशीन एक ही ड्रम में कपड़े भिगोती है, धोती है, खंगालती है और सुखाती है, वैसे ही एसबीआर तकनीक एक ही टैंक में पानी को अलग-अलग साइकिल में साफ करती है। इसका फायदा ये है कि ये कम जगह लेती है, इसे चलाना आसान है और इससे जो पानी साफ होके निकलता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। शहर में बहुत से घर तो ऐसे भी होंगे जो शायद तंग गलियों में हैं या किसी वजह से मेन सीवर लाइन से नहीं जुड़ सकते। उनका क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है। क्या उनका गंदा पानी वैसे ही तालाबों में जाता रहेगा? नहीं, और इस योजना में इसका भी ध्यान रखा गया है। जिन घरों में सेप्टिक टैंक है, उनके लिए सेप्टेज मैनेजमेंट का इंतजाम है। सेप्टेज मैनेजमेंट? हाँ, इसके तहत 4000 लीटर की क्षमता वाले खास सक्शन ट्रक खरीदे जाएंगे। ये ट्रक उन घरों के सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली करेंगे और उस गंदगी को ट्रीटमेंट के लिए सीधे नए एसटीपी तक ले जाएंगे। अच्छा, तो कोशिश ये है कि शहर में गंदगी का एक भी सोर्स बिना ट्रीटमेंट के ना बचे। बिल्कुल, एक समग्र समाधान। तो ये एक तरह से पूरे शहर को कवर करने वाला एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन जब इतना बड़ा निर्माण कार्य होगा, सड़कें खोदेंगी, मशीनें चलेंगी, तो धूल, शोर और लोगों की सुरक्षा का क्या? अक्सर ऐसी बड़ी योजनाओं में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस रिपोर्ट में इस पे एक पूरा सेक्शन है और ये जानकर काफी तसल्ली होती है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण की कैटेगरी बी में रखा गया है। कैटेगरी बी, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर जो भी बुरा असर पड़ेगा वो बहुत गंभीर नहीं है। वो एक सीमित इलाके में होगा और उसे सही उपायों से काबू किया जा सकता है। ये कैटेगरी ए जैसा नहीं है जहां बहुत बड़े और स्थायी नुकसान का खतरा होता है। तो इन असर को काबू करने के लिए क्या उपाय हैं? क्या कोई नियम कानून है जो ठेकेदार को मानने होंगे? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाई गई है जिसे ईएमपी कहते हैं। ये एक तरह से ठेकेदार के लिए एक रूल बुक है। और इस पर खर्च भी होगा? हाँ, करीब 2.5 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इसी काम के लिए अलग से रखा गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि काम के दौरान धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव करना होगा। रात में शोर करने वाले काम नहीं किए जा सकते। और मजदूरों की सुरक्षा? उसका भी पूरा ध्यान। ठेकेदार को उनके लिए पीने का साफ पानी, टॉयलेट और फर्स्ट एड की सुविधा देना अनिवार्य है। और एक बहुत जरूरी बात, जी, अगर काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या 50 से ज्यादा है तो उनके छोटे बच्चों के लिए एक क्रैच यानी शिशु गृह बनाना भी जरूरी है। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा कदम है। हाँ, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं है, ये ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं। इसी रिपोर्ट को पढ़ते हुए एक शब्द पर मेरी नजर पड़ी जिसने मेरा ध्यान खींचा, एस्बेस्टोस। इसमें लिखा है कि जो पुरानी पानी की लाइनें हैं उनमें एस्बेस्टोस सीमेंट के पाइप हैं। ये नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है। और आपका डर बिल्कुल जायज है। एस्बेस्टस एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इसके छोटे छोटे रेशे सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाएं, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, जानलेवा बीमारियां। इसीलिए इन पुराने पाइपों को हटाने और संभालने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया है। क्या है वो प्रोटोकॉल? क्या इसमें कोई खास सावधानी बरती जाएगी? हमारे सूत्रों में तो एक चेतावनी लेबल की तस्वीर भी है जिसमें लिखा है एस्बेस्टोस, सावधान, इसे काटे नहीं, ड्रिल न करें। हाँ, और ये प्रोटोकॉल बहुत गंभीर है। सबसे पहले इन पाइपों पर काम करने वाले मजदूरों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें स्पेशल पीपीई किट पहननी होगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बिल्कुल। पाइपों को हटाते समय उन्हें लगातार गीला रखा जाएगा ताकि धूल हवा में बिल्कुल न उड़े। फिर इन पाइपों को सावधानी से मोटी प्लास्टिक की शीटों में लपेटकर सील किया जाएगा। और फिर उन्हें फेंका कहाँ जाएगा? उन्हें किसी आम जगह पर नहीं फेंका जा सकता। उन्हें सिर्फ सरकार द्वारा अधिकृत खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा तक ले जाया जाएगा, जिसे टीएसटीएफ कहते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा। लेकिन मन में एक शक भी होता है, क्या ये सारे नियम कानून जमीन पर सच में लागू होते हैं? अक्सर देखा गया है कि ठेकेदार पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। आपका सवाल 100% जायज है। कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे लागू करवाना दूसरे। तो इसकी कोई गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी निगरानी के लिए एक अलग से टीम होगी
ये टीम सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार हर नियम का पालन कर रहा है या नहीं। ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले मजदूरों की ट्रेनिंग का सबूत देना होगा, हवा की क्वालिटी की नियमित जांच करवानी होगी और उसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी। और अगर लापरवाही हुई तो उस पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। तो हाँ, कागज पर तो सिस्टम बहुत मजबूत बनाया गया है। असली परीक्षा तो इसे ईमानदारी से लागू करने में ही होगी। चलिए मान लेते हैं कि काम शुरू हो गया। मेरी गली में खुदाई चल रही है, धूल उड़ रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब मुझे शिकायत करनी है, तो मैं कहाँ जाऊं? क्या मेरी बात कोई सुनेगा? ये वो सवाल है जो हर नागरिक के मन में आता है, और इसके लिए इस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम बनाया गया है जिसे शिकायत निवारण तंत्र या GRN कहते हैं। और ये कैसे काम करता है? ये 3 लेवल पर काम करता है। 3 लेवल? हाँ, जो इसे काफी प्रैक्टिकल बनाता है। सबसे पहले आप अपनी शिकायत सीधे नोखा में, जो प्रोजेक्ट की लोकल टीम है, उसे बता सकते हैं। उनका लक्ष्य है 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करना। और अगर वहां बात नहीं बनी तो मामला दूसरे लेवल पर यानी बीकानेर में बैठी उनकी जोनल टीम के पास जाता है। उनके पास भी 7 दिन होते हैं, और अगर वहां से भी हल नहीं निकला तो आखिर में आपकी आवाज जयपुर में बैठे प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस तक पहुंच सकती है, जहां 15 दिन के अंदर समाधान करना जरूरी होता है। वाह! और शिकायत करने के तरीके क्या हैं? क्या मुझे किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे? यहीं पर यह सिस्टम मुझे सबसे अच्छा लगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन पर, व्हाट्सएप पर रुईडीपी स्मार्ट चेक नाम के एक मोबाइल ऐप के जरिए, एक ऐप भी है? हाँ, या फिर सीधे राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जो कई सारे रास्ते दिए गए हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई आसानी से अपनी बात रख सके। यानी कि एक पुरानी और गंभीर समस्या का स्थायी समाधान खोजने, लोगों की सेहत सुधारने और ये सब करते हुए पर्यावरण और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे आकर्षक हिस्सा वो है जहां साफ किए गए गंदे पानी और उससे निकलने वाली खाद को खेती में इस्तेमाल करने की योजना है। हाँ, ये सचमुच कचरे को एक कीमती चीज में बदल देना है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या है? थार रेगिस्तान जैसे पानी की कमी वाले इलाके में जब एक शहर अपने गंदे पानी को एक बोझ समझने के बजाय एक कीमती संपत्ति के रूप में देखना शुरू कर देता है, तो इसका लंबे समय में आर्थिक असर क्या हो सकता है? मतलब क्या साफ किए गए पानी की ये नई और भरोसेमंद सप्लाई वहां की खेती के तरीकों को बदल सकती है? क्या इससे किसान ज्यादा मुनाफे वाली फसलें उगा पाएंगे, या शायद पानी की उपलब्धता देखकर छोटे-मोटे नए उद्योग वहां आने के लिए आकर्षित हों? ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड नहीं है। ये एक शहर के अपने सबसे कीमती संसाधन पानी, उसके साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखता है।